हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी समझ में आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, और ये क्वेश्चन जो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी का 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आप कहीं पर भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग 9 और 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। प्याज की कोशिका की जो परिधि है इसको कहा जाता है क्या? ए कहा जाता है जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है। जो मोटे आवरण से ढकी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। तो अब जब यहाँ पर पूछा गया कि जेलीनुमा जो पदार्थ है तो वो तो द्रव्य के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। अब यहाँ पर सी क्या कहा गया है कि केंद्रीय सघन पिंड, केंद्रीय सघन पिंड है तो यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। तो सी और डी आपको पता चल गया। सी यहाँ पर क्या है? केंद्रक है, लेकिन यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। डी यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव्य है। बी यहाँ पर क्या होगा? तो बी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर कोशिका भित्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा? बी यहाँ पर कोशिका भित्ति है, सी यहाँ पर केंद्रक है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिड्स गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? डी। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो कोशिका है यह जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका है यहाँ पर आप लोगों को पता होगा। और कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कब किया है? तो ये किया है 1665 ईस्वी में। सबसे बड़ी कोशिका तो आप लोगों को पता है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, लेकिन सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। अब जब यहाँ पर कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, केंद्रक और कोशिका द्रव्य है तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोशिका भित्ति की तरफ। कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और यह बनी किसकी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका है इसकी निश्चित आकृति व आकार को बनाए रखती है। आकृति व आकार को निश्चित बनाए रखती है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और जो कोशिका झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है लिपिड की बनी होती है। लिपिड को क्या कहते हैं? लिपिड या प्रोटीन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी मोटाई कितनी होती है तो 70 एंगस्ट्रॉम की इसकी मोटाई होती है। और जो कोशिका झिल्ली है ये क्या है? अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। आप सभी लोग वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रक्रिया को नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया। यह देखा गया कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता है।
अब यहाँ पे देखिए, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जो बॉटल होती है उसमें दवा भरी होती है, ग्लूकोज भरा होता है, तो अब उसमें जो छिद्र किया जाता है तो उसमें से पानी क्यों नहीं निकलता है, दवा क्यों नहीं निकलती है, इसका रीजन क्या है? तो दबाव के कारण, प्रेशर के कारण। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लेजर टॉर्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। एक लेजर टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश को एक प्रिज्म पर जब डाला गया तो कौन सी परिघटना होगी? तो जब लेजर टॉर्च को एक प्रिज्म पर डाला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन। इसके बाद में जब लेजर टॉर्च से प्रकाश को एक कांच की स्लैब पर डाला जाएगा तो यहाँ पर भी अपवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? अपवर्तन होगा। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं हो रही है, दोनों क्रिया मिलकर क्या हो रहा है? भोजन का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादक का निर्माण करते हैं, तो उत्पादक यहाँ पर क्या होगा? भोजन। उत्पादक का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयुक्त अभिक्रिया। अब यहाँ पर किस प्रकार से इसे आप इसका रिएक्शन बनाएंगे? तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं 6CO2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? संयुक्त अभिक्रिया। यहाँ पर आपका आंसर संयुक्त अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अभिक्रिया। ना समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक संयुक्त अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये रिएक्शन आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? सी, विलयन को गर्म करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो यहाँ पर जो पोलियो है, पोलियो कैसा है, किसके कारण होता है? तो प्रसार का माध्यम यहाँ पर क्या है? जल और वायु है, नोट कर लीजिएगा। और जो हैजा है ये जीवाणु जनित रोग है। हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है और इसका प्रसार का जो माध्यम है वो जल एवं भोजन है। इसके बाद में यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग है और किसके द्वारा होता है? तो यह जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा होता है, इसे ध्यान रखिएगा, जल के द्वारा होता है। जो खसरा है ये विषाणु जनित रोग है, किसके द्वारा होता है? तो यह वायु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग सीक्वेंस देख सकते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव है और प्रसार का माध्यम है। जो पोलियो है ये विषाणु जनित रोग है, प्रसार का माध्यम किसके कारण होता है? तो वायु एवं जल के कारण होता है। हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है, प्रसार का माध्यम क्या है? जल तथा खाद्य पदार्थ है। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का रोग है? कारक क्या है यहाँ पर? तो विषाणु है
और प्रसार का माध्यम जल द्वारा होता है। खसरा क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है और प्रसार का माध्यम क्या है? वायु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती हैं, वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, केचुआ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों के मन में ये डाउट आया है कि सर्प चल सकता है, तो सर्प में वास्तव में एक रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और जो घेंघा होता है इसमें भी किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। तो यदि केचुआ और घेंघा पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घेंघे में भी किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है और बाद में रक्त बहने लगता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है और वृद्धि भी रुक जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वृद्धि रुक जाती है किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B12 में क्या होता है? रुधिर की कमी होती है, रुधिर की कमी, रुधिर की कमी होती है। विटामिन B1 में तो यहाँ पे वृद्धि रुक जाती है, ये भी है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B1 में वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है, जब अम्ल A को क्षार B में डाला जाता है तो C बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। C का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। ABC की पहचान करनी है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? A को क्षार B में डाला जाता है, तो A यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। A यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और B यहाँ पर क्या हो जाएगा? B यहाँ पर चूने का पानी हो जाएगा, चूने का पानी। ठीक है, C यहाँ पर बनता है, तो C यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। तो आपका आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पर D सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र क्या होता है? H2SO4 को चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस में डाला जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CaSO4 होता है, बनता है, तथा काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, निथारना, वाष्पीकरण। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि आंसर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।